सभी भारतवासियों को मेरा नमन। मैं आज आपके सामने एक नए विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, जो कि आज के वक्त में बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु हम लोग उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है, जो मेरे मित्रों ने उठाया। वो पूछ रहे थे कि क्या विश्व युद्ध होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा और उसका स्वरूप कैसा होगा। मैंने इस पर गहन चर्चा की, रिसर्च की और उसके बाद आपके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं कि क्या विश्व युद्ध होगा, उनके बारे में मेरा ये कहना है कि वो भ्रम में हैं। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, भले ही वो साक्षात रूप से नज़र नहीं आ रहा है और हम उसको फील नहीं कर रहे हैं। अगर शुरू होगा तो इसका स्वरूप क्या होगा, जब वो ये पूछते हैं, तो सबसे पहला मैं उनको ये कहता हूँ कि ये विश्व युद्ध शुरू हो चुका है एक इकोनॉमिक वार के रूप में। इकोनॉमिक वार यानी सभी देशों की अर्थव्यवस्था को चीन नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसको तहस नहस करना चाहता है, उसका सर्वनाश करना चाहता है और स्वयं को विश्व में सबसे ऊपर लाना चाहता है, जिसे वह एक विश्व नेता के रूप में स्थापित हो सके। ऐसी चाल चलना जिसका कोई सीधा प्रतिकार ना कर सके, यही चीन चाहता है, क्योंकि उसको सामने के युद्ध में महारत हासिल नहीं है। इतिहास के अनुसार यह हम जब पाते हैं कि चीन कितना आक्रामक कभी रहा है, क्या उसने कभी पूर्व में दूसरे देशों को जीता है, तो हम ये पाते हैं कि पिछले 6500 साल से चीन किसी भी युद्ध को जीत नहीं पाया है, बल्कि इसी पर चीन पर ही मंगोल, तिब्बत और विभिन्न लोगों द्वारा आक्रमण किया जाता रहा है और उनको लूटा जाता रहा है। उसका परिणाम ये होता था, ये इतने भयभीत रहते थे कि अपनी महिलाओं को इन्होंने मेटल के, धातु के जूते पहनाने बचपन से शुरू कर दिए, जिनसे उनके पैर छोटे रह जाते थे और वो उन्हें कोई ले जा नहीं सकता था, वो स्वयं चल नहीं सकती थीं। इतने भयभीत ये लोग रहते थे। प्राचीन काल से इनकी जितनी भी युद्ध कलाएँ हैं या जितनी भी चालें हैं, वो धोखे और कुटिलता पर आधारित रही हैं। ये सामने का युद्ध कभी नहीं लड़ सकते, इनके अंदर क्षमता भी नहीं है, साथ साथ इनका दिल भी नहीं है। अब क्या करें, तो इन्होंने विश्व युद्ध करना है, उसके बाद विश्व युद्ध जीतना है, अपने को प्रस्थापित एक रूप में विश्व में सर्वोच्च देश के रूप में करना है। तो इनके पास केवल यही मार्ग रह जाता है कि आमने सामने की पारंपरिक युद्ध को ये टालें और अपने आप को कुटिल चाल के रूप में ये बायोलॉजिकल वेपन वाला युद्ध, या जिसे कहते हैं जैविक युद्ध, लड़ें, बिना किसी दूसरे को इन्फॉर्म किए या बिना किसी दूसरे को बताए हुए कि ये एक जैविक हथियार है। इन्होंने अब तक सफलता से ये जीवाणु युद्ध जो कोरोना के नाम से फैलाया है, उसमें ये अभी तक बहुत आगे निकल चुके हैं और मेरा मानना है कि ये कभी भी आमने सामने के युद्ध के लायक नहीं हैं, क्योंकि ये 14 जिन देशों से घिरे हुए हैं, उन सभी की सीमाएं जिनके इनके साथ लगते हैं, उससे भी ज़्यादा लोगों से इनकी भूमि विवाद और अन्य तरीके की दुश्मनियां या लड़ाइयां हैं। और क्योंकि इन सब से घिरे होने से, भले ही वो छोटे छोटी शक्तियां हैं, वो इनकी विरोधी शक्तियां हैं, तो ये सामना नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। यहाँ तक कि आपको अगर इतिहास में ले जाऊँ तो इन्होंने जो कोई भी युद्ध किसी बगल वाले से, ताइवान जैसे क्या कहते हैं देश से भी लड़के जीता नहीं है, उसको भी ये बराबरी छोड़कर, ड्रॉ छोड़कर चले आते हैं।
भारत के साथ भी जब भारत अब अड़ गया तो इनकी एक नहीं चली। किसी भी क्षेत्र में ये सामरिक युद्ध के रूप में अगर वो थल थल जल और वायु के माध्यम से अपनी सेनाओं को लड़ाते हैं तो ये पार नहीं पा सकते। इसी कारण इन्होंने बहुत कुटिलता से सोचकर 2015 से ही अपने सारे वैज्ञानिकों को लगा दिया था कि आप नए नए हथियार जैविक जो हैं उनको तैयार करें। और आज की डेट में ये एक हथियार उनका कोरोना के रूप में आ गया है और एक सीरीज़ ऑफ हथियार इनकी तैयार है जो विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से विभिन्न विभिन्न जीवाणुओं से ये बना चुके हैं। और अपनी रक्षा करने के लिए इन्होंने पहले ही उनके लिए टीके भी बना लिए हैं जिससे कि इन्हें कम से कम नुकसान हो। अब ये क्या करेंगे कि एक के बाद एक अपने जैविक हथियार को ऐसे ही फैलाते रहेंगे। आज आप कल्पना कीजिए कि आप इस सोच में हैं कि विश्व युद्ध शुरू हुआ है या नहीं, लेकिन इन्होंने सफलतापूर्वक करीब 33 लाख विश्व के लोगों की जान ले ली है। किसी भी बड़े युद्ध में इतनी जान हानि कभी नहीं होती है। अगर मान लीजिए परमाणु युद्ध भी होता तो उसका प्रभाव तो बहुत रहता है, लेकिन उसका क्षेत्र सीमित होता है और दूसरे को पता भी चल जाता है, वो उसका प्रतिकार भी कर सकता है। लेकिन अभी ये सबको उलझाए हुए हैं। डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने खरीद लिया है और जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनकी ये एक बहुत बड़ी कमी है कि वो लोकतंत्र के चक्कर में अपनी सुरक्षा को त्याग देते हैं जाने अनजाने, जिससे कि ये तत्व उनके यहाँ कहीं कम्युनिस्ट पार्टी बन के कहीं एनजीओ बन के घुस जाते हैं उनकी व्यवस्था में। और अपना क्षेत्र उन्होंने एक आप अगर नॉर्थ कोरिया को भी लें तो एक डिक्टेटर के कारण पूरी दुनिया के लिए वो बंद है। वो जैसा चाहते हैं वैसा चलाते हैं। किसी भी बाहरी संस्था के लिए, किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या वो प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, बुरी कर रहे हैं या पूरे विश्व के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, इसको जानने का कोई तरीका नहीं होता। जबकि इन्हीं के यही लोग जगह जगह कम्युनिस्ट बन के और बौद्धिक क्या कहते हैं व्यक्ति बनकर अपने को स्थापित कर लेते हैं ऐसे देशों में जो कि लोकतांत्रिक हैं, जो भला चाहते हैं। उन्हीं में ये कुत्सित प्रयास करके वहीं की एजेंसियों को खरीद के अपना पूरा जाल बना लेते हैं। तो लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी बुराई है कि ये अपने देश के नागरिकों को किसी भी दूसरे देश के बुरी डिज़ाइन से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं करता। इसी कारण ये इन लोकतांत्रिक देशों को अंदर घुसकर पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। और इस प्रकार जब हम ये जान गए हैं कि चाइना जैविक युद्ध को ही महत्व देता है और उसी लाइन पर वो लड़ेगा और यही उसकी ये स्ट्रेंथ है, तो सभी देशों को इस तरीके की रणनीति बनानी पड़ेगी कि वो जैविक युद्ध छोड़कर आमने सामने के युद्ध पर आए। और आमने सामने के युद्ध पर जब आएगा तब हम उसे बराबरी से टक्कर देके पूरी तरीके से तोड़ सकते हैं। इस प्रकार हमें अपनी रणनीति चलनी पड़ेगी और सभी देशों को, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे भारत हो, चाहे और भी कोई देश हों, उनको दीर्घकालिक रणनीति बना के अपनी तैयारी करनी पड़ेगी आमने सामने का युद्ध शुरू होने से पहले। जिसमें पहली तैयारी आती है कि हथियारों की तैयारी, कि प्रत्येक देश को अपने यहाँ हथियारों को, भारत है जैसे, तो हथियारों की सप्लाई पूरे युद्ध काल में अनवरत बनी रहे विद इन भारत। इसके बाद उनके पास खाद्यान्न इतना होना चाहिए जिससे वो अपनी जनता को आपत्ति काल में लंबे समय के लिए पूरी तरीके से वितरित कर सकें, अपनी आर्म्स फोर्स को पूरी तरीके से हर सप्लाई जारी रख सकें लंबे समय तक। तीसरा, आपको केवल वायु युद्ध और नेवी के साथ साथ केवल युद्ध में बम छोड़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी ग्राउंड फोर्स भी इतनी मजबूत होनी चाहिए
जो जैविक युद्ध को झेल सके, यानी उसके पास प्रॉपर मास्क या जैविक युद्ध से लड़ने के सारे तरीके के इक्विपमेंट्स सब होने चाहिए, और जीते हुए क्षेत्र को कंसोलिडेट करने की यूनिट केवल ग्राउंड फोर्स ही कर सकती हैं, वो आपकी मजबूत होनी चाहिए। उस पर आपका कंसोलिडेशन बहुत ही प्रबल होना चाहिए। जैसा कि विदित है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपीय कंट्री हो, चाहे और भी कोई कंट्री हो, मेरा अनुभव के अनुसार मैं ये इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ये सारे देश एयरफोर्स में मजबूत हैं, ये बम्बार्डमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं, नेवी में भी ये मजबूत हैं, परंतु थल सेना के रूप में भारत का कोई मुकाबला नहीं है। अतः उनके लिए केवल एक ही विकल्प रहता है कि फ्रंट लाइन पे भारत को ही ये विश्व युद्ध लड़ना पड़ेगा, और सारी सपोर्ट इनको भारत को करनी पड़ेगी, तभी ये लोग सुरक्षित हैं। अगर इन्होंने अपने खाद्यान्न की पूरी सप्लाई पे ध्यान नहीं रखा तो ये टूट जाएंगे, ये अपने देश को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि ये अभी वर्तमान में पूरी तरीके से चीन पर निर्भर है। कपड़ा उद्योग है, जैसे और सारी चीज़ें हैं जो कि चीन से इन यूरोप को और अमेरिका को एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो इन्हें कोई ना कोई विकल्प युद्ध शुरू होने से पहले निश्चित करना पड़ेगा। उसके रूप में इनके पास विकल्प भारत है। इनकी सारी सप्लाईज जो हैं भारत को देनी पड़ेगी, जिससे भारत की आर्थिक व्यवस्था भी बढ़ेगी, मजबूत होगी, और उसके बाद ये युद्ध करें, तब ये चीन पर कंट्रोल कर सकते हैं, उस स्थिति में आ सकते हैं जिसको डोमिनेशन की स्थिति कहा जाता है। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। ये युद्ध बिना किसी अगर हम उनके जैविक हथियारों पर कंट्रोल कर लेते हैं तो कम मौतें होंगी, वरना मेरा ये मानना है और बल्कि पूरा विश्वास है कि इस युद्ध में इतनी मृत्यु होंगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कारण उसका मुख्य है कि ये चीन जैविक हथियार यूज़ करेगा। जैविक हथियार का सामना बड़े देश, कुछ देश कर सकते हैं, वो करेंगे। उसके बाद बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपना देश ही मुश्किल से चला रहे हैं, उनकी जनता में अगर ये फैला जैविक हथियार का दुष्प्रभाव, तो वहाँ बेहिसाब डेथ होंगी, ऐसी डेथ होंगी एक साथ जिनको आपने कल्पना नहीं की है, पूरी आबादी साफ होगी। जब ऐसी वर्तमान स्थिति में आप भविष्य को पाते हैं तो आपको बहुत ही सजग रहना पड़ेगा। हमारे सजग रहने से, सामान्य जनता के सजग रहने से तो देश को मजबूती मिलती ही है, परंतु हमें ईश्वर से कामना करनी चाहिए कि जो विश्व के राष्ट्रों के प्रमुख हैं, जो इस परिस्थिति में विश्व युद्ध का सामना कर रहे हैं, उनकी मेधा पर यह निर्भर करेगा कि युद्ध किस ओर जाता है और वो कैसे अपने नेतृत्व में ये अपनी सारी शक्ति को लगाते हैं। जैसे पुतिन हैं और आपके बाइडेन हैं और भारत के मोदी जी इसमें प्रमुख हैं। विश्व किस ओर जाएगा, कैसे लड़ा जाएगा, ये सभी इन्हीं मेन शख्सियतों पर आधारित है। आगे मैं अच्छे भविष्य की कामना करते हुए ये अच्छी एक थिंकिंग आपके लिए प्रेषित करना चाहता हूँ कि हम इस तीसरे विश्व युद्ध में एक बहुत विश्व की महाशक्ति बन के उभरेंगे। अगले संस्करण में मैं इसी विश्व युद्ध के बारे में आपको कुछ अपने नवीन विचार दूंगा, नवीन स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए उनको